हेलो क्लास 11। आज हम लोग बात करने वाले हैं नया चैप्टर कौन सा है, मोशन हमारा। ठीक है, अब मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे मन में ये विचार आता है कि मोशन जो है वो ये चीज़ आई कहाँ से। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंतर्गत मोशन आता है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, या इसको यांत्रिकी भी कहते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर हम लोग मोशन की बात करते हैं। मैकेनिक्स के अंदर अगर मोशन की बात करते हैं तो मोशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझते हैं। मोशन होता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, ठीक है, या वो चीज़ हमारी जो है मूवेबल है, ठीक है, गतिशील है, तो उसके अंतर्गत हम ये जो भी बात करते हैं कि कोई चीज़ मोशन में कैसे आई, कहाँ से आई, क्यों आई, ठीक है, ये सब रीजन जो होते हैं वो हम मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इसकी भी तीन हमारे पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है हमारा, अगर इसके पार्ट करते हैं तो तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग अगर बात करते हैं तो ये हमारा विरामावस्था, इसकी बात करते हैं विरामावस्था की। स्टैटिक्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी चीज रेस्ट में है, ठीक है। अब अगर वो चीज रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस उसके ऊपर क्या लग रही हैं, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर क्या लगा रहा है, कोई पुश कर रहा है, उसको पुल कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चीज़ किस में है, रुकी हुई है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, स्टैटिक्स के अंदर। दूसरी जो ब्रांच होती है, मेन ब्रांच, वो हमारी होती है काइनेमेटिक्स। इसको भी कहते हैं हम लोग गति विज्ञान, या कहीं कहीं पे गतिकी भी लिखा रहता है। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स के अंतर्गत, हाँ, इसके लिए जो विरामावस्था के लिए स्टैटिक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम टाइम को जो है, समय को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं, समय की गणना नहीं भी करते हैं कहीं कभी कभी। ठीक है, कि कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो कितने समय से रुकी हुई है। अब कोई गाड़ी रुकी हुई है तो हमें केवल पढ़ना क्या है, वो गाड़ी रुकी हुई थी, फिर उसके बाद चली, कुछ आगे पहुंच गई। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि वो गाड़ी कितनी पहले से रुकी हुई थी या कितनी देर बाद फिर से रुकेगी, तो इस चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। स्टैटिक्स के अंतर्गत वो चीज़ रुकी हुई, कब से रुकी हुई, कोई मतलब नहीं। तो समय की यहाँ पे हम लोग उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। काइनेमेटिक्स में होता क्या है, गति विज्ञान। अब कोई चीज़ अगर विरामावस्था से चल रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो वो कितनी दूरी चलेगी, कितनी स्पीड से चलेगी, कितने वेग से चलेगी, कितने त्वरण से चलेगी, कितना विस्थापन तय करेगी, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, अब वो गाड़ी किस कारण से चली, उसके ऊपर कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे थे हमारे, ठीक है, क्या बल लग रहे थे उसके ऊपर, क्या चीज़ उसको रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ों के बारे में हम काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। समय की यहाँ पे हमें वैल्यू करनी होती है, टाइम यहाँ पे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज इतना नहीं करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं ताकि चैप्टर में मन लगे आपका। ठीक है, काइनेमेटिक्स की बात हो गई। अब जो तीसरा पार्ट होता है वो हमारा होता है डायनेमिक्स। गति विज्ञान ये भी होता है हमारा, लेकिन अगर बात करते हैं डायनेमिक्स में कि डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स लगती सेम है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं डायनेमिक्स में, तो डायनेमिक्स में होता क्या है कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो उस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ये बता चुके हैं, क्या क्या उस पर फोर्सेस लग रहे हैं। अगर वो मूव हो रही है आगे की तरफ, मान लो अगर कोई साइकिल चल रही है तो उस पर हमारा कुछ ना कुछ क्या लगता है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, साइकिल हम लोग चला रहे हैं तो साइकिल में हमारे जो मसल्स का फोर्स लगता है, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। अगर मस्कुलर फोर्स वहाँ पे ना लगे तो साइकिल का पैडल हम नहीं चला पाएंगे और साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या क्या फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, कैसे वो फोर्सेस एक्ट करते हैं, नॉर्मली एक्ट करते हैं, उस पर हॉरिजॉन्टली एक्ट करते हैं, ये सब चीज़ों की हमें बात करनी है।
डायनेमिक्स का पार्ट जो है, हमें स्टैटिक्स और काइनेमैटिक्स का जो चैप्टर, जो यूनिट है, वो हमें इसी मोशन में पढ़नी है। डायनेमिक्स की अगर बात करते हैं तो इसके लिए न्यूटन ने सबसे पहले इसकी जो है, न्यूटन ने इस पर बहुत सारा वर्क किया। न्यूटन के वर्क के कारण जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, ठीक है, तो उसको हम लोग शॉर्टकट में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कह देते हैं। अब ये जो चैप्टर है डायनेमिक्स का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। अच्छा, बात करते हैं अगर कि स्टैटिक्स काइनेमैटिक्स में हम लोग इतना पढ़ते हैं, तो स्टैटिक्स काइनेमैटिक्स में हम लोग फोर्सेस की बात नहीं करते हैं। अगर डायनेमिक्स में बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग न्यूटन के जितने भी नियम हैं, न्यूटन ने काफ़ी वर्किंग की। जैसे कि हम लोग मान लो एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल जैसे कि हम लोग मान लो कुएं से कभी अगर पानी खींचाओ, तो कुएं से जब पानी खींचते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। अब क्या कभी किसी ने सोचा है कि वो फोर्स हमारा किस तरह अफेक्ट करता है, ठीक है, नीचे की तरफ अफेक्ट करता है, इधर की तरफ अफेक्ट करता है। जैसे रस्सी कहीं पे बंधी हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ सबको पता होगा कि कुछ ना कुछ टेंशन होता है, कुछ ना कुछ तनाव बल लगता है। अब रस्सी बंधी है तो उसमें तनाव बल अगर लगता है तो वो किस तरफ लगता है, ठीक है, इस तरफ लगता है, इस तरफ लगता है। अगर कोई उसको बीच से पकड़ के खींच रहा हो रस्सी को, रस्सी में कोई लटक जाए तो उस पर टेंशन बल किस तरफ लगेगा, ठीक है, क्या वो टूटेगी कब, कितना फोर्स हम लगा दें कि वो टूट जाए, कितना फोर्स हम कम लगाएं कि वो चीज़ टूटे ही ना कभी, ठीक है। ये सब चीज़ों की हम लोग बात किस में करते हैं, डायनेमिक्स में करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा क्या था, बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो अगर इसको नोट करना हो तो नोट कर लेना, हो गया। दूसरी चीज है हमारी रेस्ट एंड मोशन। विरामावस्था एवं गतिकावस्था। सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन की बात करते हैं। अब रेस्ट की अगर परिभाषा कोई तुमसे पूछे कि विरामावस्था की परिभाषा क्या होती है, रेस्ट की परिभाषा हमारी क्या होती है, तो सिंपली हम लोग यही बताएंगे कि कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो हमारी किस में है, रेस्ट में है, कोई चीज़ चल रही है तो वो हमारी किस में है, गति की अवस्था में है। लेकिन इसमें भी जो है रेफरेंशियल फ्रेम का मतलब कि हम लोग कहाँ से खड़े होके उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि विरामावस्था की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ विरामावस्था की हम लोग डेफिनेशन क्या लिखते हैं, विरामावस्था की डेफिनेशन लिखते हैं कि कोई वस्तु, ठीक है, यदि समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है, समय के साथ, जरूर ध्यान रखना, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है तो वह वस्तु किसमें है, विरामावस्था में है। इस चीज का ध्यान रखना है हमें। अब विरामावस्था के लिए मान लो हम मानते हैं कि कोई कार है वो काफी देर से हमारी क्या है, खड़ी है, तो वो हमारी किसमें है, विरामावस्था में है सिंपली। लेकिन अगर बात करते हैं एक ट्रेन की या एक बस की, ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं कहीं पे या बस में हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, तो बस में अगर हमारे सामने वाली सीट में कोई बैठा है या फिर हमारे आगे वाली या पीछे वाली कोई सीट में बैठा है तो उसके लिए हम किस में होंगे, विरामावस्था में, क्योंकि हम बस में हिलडुल नहीं रहे, हम भी बैठे हुए हैं, वो भी बैठा हुआ है। तो अगर वो कहेगा अपने बगल वाले यात्री से कि भैया ये आदमी चल नहीं रहा है, लेकिन अगर वहीं पे कोई बाहर बस के आदमी खड़ा हो और हम लोग उसके सामने से आगे बढ़ जाए, आगे निकल जाए, तो उसके लिए हम किस में होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं। तो ये चीज हमारी डिपेंड किस पे करती है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे, कि हम किस चीज को, ठीक है, हम किस चीज को एक फ्रेम मान के चल रहे हैं कि उसके हम आधार पे बता रहे हैं कि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति अवस्था में है।
जैसे अगर पृथ्वी की हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल, तो इस चीज को लिखना भी है, ठीक है। पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी हमारे लिए क्या है, विराम अवस्था में है। हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी हमारे लिए क्या है, गति की अवस्था में है। क्यों? मान लो अगर पृथ्वी हमारे लिए गति की अवस्था में होती तो खुद सोचो कि पृथ्वी अगर गोल घूम रही है तो हम लोग भी गोल घूमते कि ना घूमते पृथ्वी के साथ। तो हम लोगों को ये चीज़ लगती है कि पृथ्वी हमारे लिए क्या है, विरामावस्था में है। लेकिन अगर हम यहाँ से पृथ्वी के बाहर चले जाएं, स्पेस में चले जाएं, ठीक है, और वहाँ से हम पृथ्वी को देखें तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट उसमें धीरे धीरे देखने को मिलेगी। अगर हम उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट कहीं पे फिक्स कर लें कि ये पॉइंट यहाँ पे है, अभी इस टाइम पे हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे है, फिर वहीं पे अगर हम 2 दिन बाद जाएं तो हो सकता है कि वो पॉइंट थोड़ा सा क्या हो जाए, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ हमारी विरामावस्था में होती है, कौन सी चीज़ गति अवस्था में होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारा क्या होता है यहाँ पे, रेफरेंस ऑफ फ्रेम। अब रेफरेंस ऑफ फ्रेम की अगर बात करते हैं तो रेफरेंस ऑफ फ्रेम जो होता है वो होता है कि एक कोई ऐसी चीज जिसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी चीज को कह सकते हैं कि वो चीज हमारी गति की अवस्था में है या विरामावस्था में है। गति की अवस्था की बात करते हैं, ठीक है, गति की अवस्था या मोशन। अगर गति की अवस्था की बात करते हैं तो सबसे सिंपल सी परिभाषा तो हम लोग ये लिखते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही है तो वह किसमें है, गति की अवस्था में है। अब गति की अवस्था में है तो इस चीज का भी हमारा देखो, अब सिंपल सा एग्जांपल बता चुके हैं कि गति की अवस्था में भी है तो वो चीज हमारी किस पे डिपेंड करती है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे। अगर हम कह रहे हैं कि एक कार है, कार हमारे सामने से निकल के गई तो हम कहेंगे कि वो कार किसमें है, गति की अवस्था में है, ठीक है। कार गति की अवस्था में है, कार के अंदर जो व्यक्ति है, जो ड्राइवर है, जो चला रहा होगा, वो भी किसमें है, हमारे लिए गति की अवस्था में। लेकिन कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो कहेगा ड्राइवर हमारे लिए गति की अवस्था में, वो ये कतई नहीं कह सकता। वो कहेगा कि हमारे लिए जो ड्राइवर है वो किसमें है, विराम अवस्था में, क्योंकि वो तो अपनी सीट चेंज ही नहीं कर रहा है, वो तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है डिपेंड किस पे करती हैं, रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे, कि हम किस चीज को क्या मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये नोट करना, नोट विरामावस्था नोट ही करना है, गति का अवस्था भी नोट करना है। इनके एग्जाम्पल जो हमने बताए हैं वो चीज़ों को समझ के लिखना है अपने मन से। विरामावस्था की परिभाषा बता दी है, गति का अवस्था की परिभाषा बता दी है, वो चीज़ें लिखनी है, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये कभी भी एग्जाम में तुमसे नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछे भी जाएंगे तो 1 नंबर के पूछे जाएंगे, विरामावस्था क्या है, तो परिभाषा लिख दी सिंपली 1 लाइन की, वो काम खत्म। लेकिन अगर ये सब चीज़ें हमें नहीं पता है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम सबसे इम्पॉर्टेंट, रेफरेंस ऑफ फ्रेम, अगर ये चीज़ हमें नहीं पता है कि रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या होता है, हम कैसे किसी चीज़ को माने कि वो चीज़ गति की अवस्था में है या विराम अवस्था में, इसका इम्पॉर्टेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत पड़ता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम ये चीज़ काफ़ी बार देखेंगे कि मान लो कोई अगर प्लेट है, तस्तरी है, जिसके ऊपर कीड़ा बैठा है, वो घूम रहा है, ठीक है। अब कीड़े की बात करते हैं तो कीड़ा उस तस्तरी के साथ घूम रहा है, अगर हम उस कीड़े की जगह बैठ जाएं तो क्या होगा, और अगर हम बाहर से देखें तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हमको कहाँ पे काम पड़ेंगी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। या गति के प्रकार की बात करते हैं कि गति के प्रकार कितने हैं। तो गति जो है वो तुम्हारी 3 प्रकार से हो सकती है, ठीक है। अभी हम विमाओं के आधार पे बात कर रहे हैं कि कितनी विमाओं में हो सकती है। तो पहली तो तुम्हारी होती है एक विमीय गति,
दूसरी जो होती है वो तुम्हारी द्विविमीय गति, तीसरी जो होती है वो तुम्हारी त्रिविमीय गति। वन डायमेंशनल मोशन, इसको 1D मोशन लिखे दे रहे हैं। टू डायमेंशनल मोशन 2D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन 3D मोशन। ये विमाओं के आधार पर हम गति के जो है भाग कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। विमाओं की बात करते हैं तो विमा होती कितनी है, सबसे पहले तो विमा समझते हैं। विमा, अब फर्स्ट चैप्टर वाला विमा हमें नहीं, सेकंड चैप्टर वाला विमा हमें नहीं देखना है, ठीक है। विमा अगर बात करते हैं तो विमा एक प्रकार की हमारी दिशाएं होती हैं या कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं। कार्तीय तल सबने पढ़ा होगा, 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड। अब ये जो जेड है बनाने को हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तीनों में कोण की अगर बात करते हैं तो कितना कोण होता है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। सबसे पहली चीज अगर बात करते हैं तो बहुत से बच्चों को ये चीज कंफ्यूजिंग लगती है कि ये 90 डिग्री दिख नहीं रहा है, अगर एक बिंदु है तो 360 डिग्री कोण बनना चाहिए। तो सबसे पहले चीज समझते हैं 90 डिग्री। एक हमारी क्या होती है, लंबाई, दूसरी हमारी क्या होती है, चौड़ाई, तीसरी हमारी क्या होती है, ऊंचाई। अब ये चीज इमेजिन कर सकते हो आप लोग कि ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, अगर ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है, और ये हमारा क्या है, जेड अक्ष है, ठीक है। तो 3 अक्ष होते हैं हमारे। अब इस चीज को हमें समझना है कि एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति है क्या। तो अगर समय के साथ, पहले एक विमीय गति की बात करते हैं, तो अगर कोई वस्तु जो है वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, लेकिन सिर्फ किसमें, एक्स अक्ष में या वाई अक्ष में या जेड अक्ष में, या जरूर लगाना, सिर्फ किसमें, एक्स अक्ष में या वाई अक्ष में या जेड अक्ष में, तीनों अक्षों में से किसी एक अक्ष में वो चल रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं, ठीक है। इस चीज को समझो। मान लो अगर हम बात करते हैं कि कहीं पे हमारी जो एक चींटी है, कहीं पे एक पतली सी पटरी रखी हुई है, या फिर पतली सी एक रेलिंग कह सकते हैं, रेलिंग कंसीडर कर लें। हमको उसके कितनी ऊंचाई पे है, कितनी चौड़ी रेलिंग है, ये चीज कंसीडर नहीं करना है। अब वो चींटी लगातार सीधे क्या आगे बढ़ रही है, ठीक है, आगे बढ़ रही है, तो वो सिर्फ एक अक्ष में लगातार क्या कर रही है, गति कर रही है। तो बात करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, एक विमीय गति। अगर लिखना है हमें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि कोई वस्तु समय के साथ केवल एक अक्ष में चल रही है तो उस वस्तु की गति को हम एक विमीय गति कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हमने बता ही चुके हैं, तो एग्जाम्पल अपने मन से लिख सकते हो। एक विमीय गति, कभी कभी सरल रेखीय गति भी लिखा जाता है कि किसी सिंपल लाइन में कोई चीज क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। इसको कभी कभी सरल रेखीय गति से भी लिखते हैं, तो ध्यान रखना क्या, सरल रेखीय गति। और शुरुआत का पोर्शन जो इस चैप्टर का पढ़ना है हमें, वो यही है हमारा, सरल रेखीय गति, ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन। द्विविमीय गति की बात करते हैं, जो आगे प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, प्रक्षेप्य गति, ठीक है, वो हमारा द्विविमीय गति होता है। तो पहले इसको सिंपली समझा देते हैं। द्विविमीय गति की बात करते हैं तो द्विविमीय गति होती है कि कोई एक चीज, अब एक विमीय में तो केवल एक्स में चल रही थी मान लो, तो वो हमारी ऐसे ऐसे चली गई, अब ऐसे ऐसे उठ के नहीं जाएगी, ठीक है, सीधा हमारी चली गई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे द्विविमीय गति की, तो द्विविमीय गति की अगर बात करते हैं तो ये चीज समझो कि कोई चीज हमारी किसी पर्टिकुलर किस में चल रही हो, प्लेन पे चल रही हो, किसी तल पे चल रही हो। तल पे कैसे, मान लेते हैं ये बोर्ड हमारा क्या है, एक तल है, एक प्लेन है। तो अब कोई चींटी यहाँ पे, चींटी यहाँ से 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 ऐसे गई, ठीक है, तिरछा जा रही है, ठीक है। कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, सरल रेखीय गति है, ठीक है।
जरूरी नहीं कि एक विमीय गति जो है वो सरल रेखीय गति हो, इस चीज का भी ध्यान रखना। कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, सरल रेखीय गति है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारी एक सिंपल लाइन खींच सकती है। लेकिन ये चीज समझो कि वो समय के साथ जो अपनी स्थिति है, पहले यहाँ पे रही होगी, फिर यहाँ पे आई होगी, फिर यहाँ पे आई होगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो एक्स अक्ष में आगे बढ़ रही है, और समय के साथ वो ऊपर भी जा रही है तो वो वाई अक्ष में भी आगे बढ़ रही है। ये समझो यहाँ पे सिंपल सा चित्र में कोई चींटी है जो वो समथिंग ऐसे गई यहाँ पे, कुछ समय पे मानते हैं तो वो एक्स अक्ष वाई अक्ष में जो है पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मानेंगे तो वो यहाँ पे थी। कुछ समय बाद और देखा तो वो हमारी यहाँ पे पहुँच गई, कुछ समय बाद देखा तो वो हमारी यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, तो धीरे धीरे वो समय के साथ अपनी स्थिति का क्या कर रही है, परिवर्तन तो कर रही है, लेकिन दोनों अक्षों पे, एक्स अक्ष में भी और वाई अक्ष में भी। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि गेंद का, ये चीज हमें आगे पढ़ना भी है प्रक्षेप गति में। गेंद हम लोग जब फेंकते हैं तो गेंद फेंकने में क्या होता है कि वो गेंद जमीन से भी कुछ ऊंचाई तक जाती है और वो कुछ आगे भी बढ़ती है। मान लो हमने एक गेंद यहाँ से फेंका, दूसरा कोई प्लेयर है वहां पे क्या करेगा, उसको गेंद को कैच करेगा। अब धीरे धीरे वो ऊपर भी जाती है और फिर वो नीचे भी आती है। ठीक है, अगर उसका हम चित्र बनाएं तो समथिंग वो गेंद ऐसे जाती है कि नहीं जाती है, तो वो कुछ एक्स अक्ष में भी देखो आगे बढ़ती है और कुछ वाई अक्ष में भी ऊपर जाती है। तो ये हमारा सबसे सरल उदाहरण होता है किसका, द्विविमीय गति का। इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन इसको कहते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन क्या लिखोगे, लिखो यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी कार्तीय तल पर अथवा ब्रैकेट में लिख लो एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष ब्रैकेट बंद में एक साथ, एक्स अक्ष वाई अक्ष की जगह एक्स जेड भी लिख सकते हैं, वाई जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीन अक्ष होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। ठीक है, तो तीन प्लेन होते हैं, सॉरी अक्ष नहीं, तीन प्लेन होते हैं। ठीक है, तीन कार्तीय तल होते हैं। ठीक है, इनमें कहाँ पे थे, समय के साथ अपना जो एक्स वाई अक्ष बोल दिया था। ठीक है, में अपनी स्थिति परिवर्तित कर रही है तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति, 3D मोशन की बात करते हैं तो 3D मोशन तो सबको पता होगा। मान लो अगर कोई कीड़ा उड़ रहा है हवा में, अब कीड़ा उड़ रहा है हवा में, तो कीड़ा उड़ने में क्या होता है कि वो एक्स अक्ष में भी आगे बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है। कीड़ा मान लो समथिंग ऐसे उड़ के जा रहा है तो एक्स अक्ष में भी वो कुछ आगे बढ़ रहा है, वाई अक्ष में भी वो कुछ आगे बढ़ रहा है। अगर ये अक्ष हम क्या ऊंचाई क्या मानना है, वाई अक्ष, और वो जेड अक्ष में भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ता है। ये चीज सिंपली सोचो कि अपने कमरे का एक कोना कंसीडर करो कि तुम्हारे कमरे में एक कोना है। ठीक है, वो हमारा क्या है, मूल बिंदु है। अब वो जो लंबाई है तुम्हारे कमरे की उसको एक्स अक्ष मान लो, जो चौड़ाई है उसको वाई अक्ष मान लो, और जो ऊंचाई है उसको क्या मान लो, जेड अक्ष। अब वहां से वो कीड़ा उड़ते हुए इधर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, वो कीड़ा कोने से उड़ते हुए हमारे पास आ रहा है। तो ये देखो कि उस कोने से उसकी कुछ लंबाई यहाँ पे आई, उस कोने से उसकी कुछ चौड़ाई भी आगे बढ़ी, उस कोने से कुछ उसकी ऊंचाई भी आगे बढ़ी। तो ये इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं या 3D मोशन। अब फिजिक्स में अगर बात करते हैं तो हमारी 3 डायमेंशन को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। हालांकि डायमेंशन हम लोग अगर आगे पढ़ेंगे तो डायमेंशंस तो इतनी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग की, मतलब कि कोई उनकी सीमा नहीं है, और वो चीज़ें करनी भी पड़ती हैं हमको, बहुत आगे की बात है वो। ठीक है, तो त्रिविमीय गति में हम लोग क्या लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु समय के साथ तीनों विमाओं में अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही है तो उसकी गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम्पल जब लिखोगे तो कीड़े का रेंगना मत लिखना। ठीक है, कीड़ा रेंगता है तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पे रेंगता है,
कीड़े का उड़ना लिख सकते हो यहाँ पे। एक मिनट ये चीज देख लेंगे दिख रही कि नहीं दिख रही। हाँ दिख रही है, दिख रही, ठीक है। कीड़े के उड़ने को हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद जो है वो हमारा जो है चैप्टर अब स्टार्ट होगा, बेसिक सा जो हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि हम लोग अगर देखते हैं तो ये सब क्या है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। रेफरेंस ऑफ फ्रेम को हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि इस चैप्टर में तो नहीं, लेकिन इसके आगे जो चैप्टर है प्रक्षेप गति है, हालांकि इस चैप्टर में तो उसमें भी हमें इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी उस चीज़ को। तो आज के लिए जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसके लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी जो चैप्टर है वो कल बताएंगे, ठीक।